Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद आमिर साहब. Today we are going to have a very interesting discussion with Moiz Bhatti Saab, who has mashallah recently got admission into multiple university. Ultimately he chooses the IST for aerospace engineering, लेकिन उनका एडमिशन नस्ट में भी हुआ, जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 822 पोजीशन उन्होंने गेट की. इस तरह वो प्यास के लिए भी शॉर्ट लिस्टेड हुए. तो उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं कि हाउ ही मेड श्योर दैट ही गेट एडमिशन इनटू मल्टीपल यूनिवर्सिटी एंड मल्टीपल रिनाउंड यूनिवर्सिटी माशाल्लाह, आई मस्ट से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोइज भट्टी साहब, रियली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए. बिफोर डीप डाइविंग इनटू द प्रोसेस ऑफ एडमिशन एंड टेस्टिंग प्रोसेस इनटू डिफरेंट यूनिवर्सिटी, आप मुझे बता दीजिएगा कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था. Basically, I did my matriculation and FSC from Cadet College, Kardu, and then I started applying in the various universities. जी माशाल्लाह. अच्छा, मुझे बताइएगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चूंकि आपने रिसेंटली नेस्ट का टेस्ट दिया होगा, तो नेस्ट के टेस्ट से स्टार्ट करते हैं. नेस्ट का आपने नीट टेस्ट दिया होगा, एनईटी टेस्ट इसको कहते हैं, नेस्ट के टेस्ट को. हाँ जी, एनईटी. जी हाँ जी, एनईटी. नेस्ट एंट्री टेस्ट जो है. हाँ जी. जी. अच्छा, मुझे बताइएगा, नेस्ट एंट्री टेस्ट के कोर्स कंटेंट क्या थे, क्या 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 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, और जो है, और इसके अलावा उनकी डिवीजन क्या थी, कितने क्वेश्चन किस में थे, कितने किस में से, इस बारे में आगाही दीजिएगा स्टूडेंट्स को. बेसिकली जो एनईटी होता है, नेस्ट एंट्री टेस्ट, इसमें 5 पोर्शंस होते हैं जो टोटल 200 मार्क्स के होते हैं. एक होता है पोर्शन मैथ्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड आईक्यू. अब अगर इनके डिवीजन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो मेजर पोर्शन होता है वो मैथ्स का होता है, क्योंकि उसमें 80 मार्क्स के होते हैं. 80 एमसीक्यूज होते हैं मैथ्स के, 60 एमसीक्यूज होते हैं फिजिक्स के, 30 एमसीक्यूज होते हैं केमिस्ट्री के, 20 इंग्लिश के और 10 आईक्यू के. जी माशाल्लाह. अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं. सबसे पहले आते हैं मैथमेटिक्स की तरफ. तो मैथमेटिक्स में किस तरह के क्वेश्चंस थे, जो है अगर आप कुछ रिमेम्बर कर सकें और स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए. मैथ्स में बेसिकली इसमें होता है कि हर चैप्टर से आपको टच आता है. मतलब आप कोई चैप्टर चॉइस पर नहीं छोड़ सकते कि आपको मतलब इस चैप्टर में से ना आए. हर चैप्टर में से आता है इसका. और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली वो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं. मतलब सॉल्व करने वाले भी होंगे, मगर ज्यादातर आपके ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं इसमें मैथ्स के पोर्शन में. ठीक है, आपने कहा कुछ सॉल्व करने वाले भी होंगे. ट्रिक बाय ट्रिकी यू मीन, मतलब किस टर्म में ट्रिकी जो है, किस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं. मतलब इतने जिस तरह वो मुश्किल नजर आ रहे होंगे वो इतने मुश्किल नहीं होंगे, सिंपल से क्वेश्चन होंगे. यहाँ जो सिंपल नजर आ रहा होगा वो उस तरह का क्वेश्चन नहीं होगा. मतलब इसमें काफी ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के क्वेश्चन. ठीक ठीक, गॉट द आइडिया. यानी कि ये मतलब सेंस डिफरेंट बना के जो है वो पूछा जाता है टू जज द स्टूडेंट आईक्यू के, जो है कि मतलब स्टूडेंट ऑब्वियसली इस प्रेशर के अंदर जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर भी पाता है कि नहीं. अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने इस बारे में तो गाही दे दी. अब मुझे बताइएगा, ट्रिकी क्वेश्चन थे, लेकिन अगर कुछ एग्जांपल्स आप उसकी एलेबोरेट कर सकते, कोई 2 से 4 सवाल अगर आपको याद हो. बाकी आपने ये बता दिया कि एफएससी में इस तरह नहीं है कि जैसे आपने जो हमारा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था उसमें बताया था कि जो क्या नाम है उसका टेस्ट होता है, क्या नाम है, जीकी का, उसमें कुछ पोर्शन ज्यादा दिए होते हैं, कुछ कम. लेकिन नेस्ट के केस में आपने कहा कि ओवरऑल हर किस्म के क्वेश्चंस ही उन्होंने पूछे होते हैं. तो इस बारे में आगाही दीजिएगा कि जो है अगर कोई क्वेश्चंस आपको याद कर सके. क्वेश्चंस इसमें भी इसी तरह के होंगे कि मतलब लिमिट्स वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशंस के आएंगे. अब कुछ क्वेश्चंस इस तरह होते हैं कि जिसमें आप ट्रिक आपको लग सकती है. मतलब वो अगर आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, मगर उसमें आपको ट्रिक वगैरह इस्तेमाल करके तो वो कुछ सेकंड्स में करना पड़ता है आंसर, क्योंकि टाइम इसके लिमिट कम ही होती है. अच्छा, टाइम लिमिट्स कम का वैसे मैं एक दो दफा पहले भी सुन चुका हूँ. कितनी टाइम लिमिट कम होती है, मुझे बताइएगा. इसमें 3 घंटे होते हैं, ठीक है. 180 मिनट्स. ठीक है. हाँ जी. 3 घंटे 180 मिनट्स एंड यू हैव टू सॉल्व 200 क्वेश्चंस. हाँ जी, 200 क्वेश्चन. सो ईच क्वेश्चन गॉट ऑलमोस्ट, ऑब्वियसली वो आपकी मर्जी है कि आप कितना किसको देते हैं, लेकिन 1.5 मिनट्स ईच क्वेश्चन गॉट 1.5 मिनट्स टू गेट सॉल्व. ऑलमोस्ट 1 मिनट, 1 मिनट और 1 मिनट से कम. सॉरी 1 मिनट से कम, सॉरी सर. 180 और 200 क्वेश्चन है, सही सही. यानी कि ये तो मतलब हर
क्वेश्चन अंदाजा में हम 55 सेकंड शायद, टू बी प्रिसाइज, मेरा जहां तक ख्याल है 55 सेकंड टू सॉल्व ईच क्यूरी जो है माशाल्लाह। दैट्स जिसे कहते हैं कि एक माइंड का तो है ही है टेस्ट, इसके अलावा ये भी है कि जो है ना आप कितने प्रेशर के अंदर कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताएगा इसमें इसमें भी उन्होंने नेगेटिव मार्किंग भी रखी हुई है कि नेगेटिव मार्किंग छोड़ देते हैं? नहीं, नस्ट के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी हुई इन्होंने। ये कहते हैं कि आप जितने सॉल्व कर सकते हैं 200 में से करें आप। ठीक है, सही है। वो होता ही इतना मुश्किल है कि वो 200 शायद सारे सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं, वो कुछ पोर्शंस ही कर हाँ पाते होंगे जितने। जी, ठीक है, अच्छा हाँ इज जी। देयर एनी कंडीशन के मतलब आपने कम से कम इंग्लिश में से इतने सॉल्व करने हैं, मैथ में से इतने करने हैं, या विच एवर पोर्शन यू वांट टू ट्राई यू कैन गो फॉर इट? नहीं, जो मर्जी आप क्वेश्चन कर लें, उसका ऐसा इशू नहीं होता। मतलब कोई लिमिट नहीं है कि आपने इसने में से मस्ट करना है। ठीक है, मतलब आप पहले मैथ्स का भी कर सकते हैं, आईक्यू भी कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। पोर्शंस बने हुए हैं, ये अच्छी बात है। ठीक सबसे पहला पोर्शन होता है इनका मैथ्स का, उसके बाद जो नेक्स्ट 60 क्वेश्चन होते हैं वो फिजिक्स के होते हैं, फिर केमिस्ट्री के, फिर इंग्लिश और फिर आईक्यू। मतलब आप किसी भी पोर्शन पे जाकर जा सकते हैं। ऐसे पहले क्वेश्चन से आप 200 पे भी जा सकते हैं इजीली, ठीक है, लास्ट वाले पोर्शन। सही है। और ऐसी भी कोई नहीं है कि मतलब एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमने डिस्कस किया कि 20 इंग्लिश के मार्क्स है, तो 20 में से 5 मार्क्स होने ही होने चाहिए, अदरवाइज वी वुड फेल यू इन द टेस्ट। आप बस अल्टीमेटली ओवरऑल नंबर्स पे जो है वो मेरिट बन रहा है, ना कि सम जिसे कहते हैं स्पेसिफिक पोर्शन की बेसिस पे बन रहा है। हाँ जी, ओवरऑल इसका मेरिट बनता है। जितने सही, आप 200 में से गेन करेंगे मार्क्स, उतने आपके बनेंगे। ठीक है। सो वी डिस्कस द मैथ पार्ट, आपने मैथ में जो है बता दिया। अच्छा और मैथ के आपने क्वेश्चंस जो है इसके अलावा कोई अगर आप याद कर सकें कि किस तरह के ओवरऑल क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह को काफी हद तक उन्होंने किया हुआ था, और कौन कौन से पोर्शन, मतलब अगर ओवरऑल स्टूडेंट्स की जो है बेनिफिट के लिए हम बात कर सकें जो। अगर देखा जाए ना तो एनआईटी में मतलब होता तो सारे इंपॉर्टेंट है, आपने कोई स्किप नहीं करना, मगर कुछ चैप्टर्स होते हैं कि आप उन्हें अच्छी तरह से करें। लाइक अगर सेकेंड ईयर से बात कर लें तो हो जाता है फोर्थ चैप्टर, जो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस वाला चैप्टर है, पंजाब बोर्ड का। देखें तो पंजाब बोर्ड का। और जो सिक्स चैप्टर है कॉनिक्स का, ये आपने मतलब इन दो सेकेंड ईयर में इन दो चैप्टर्स में आपने मस्ट फोकस करना है और ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि आपको इन दो चैप्टर्स में से हो सकता है कि चैप्टर नंबर 6 में से आपको 10 क्वेश्चन आ जाएं, 12 आ जाएं। मतलब ये ज्यादा अहमियत के हामिल है वैसे सारे अहमियत के हामिल, मगर सेकेंड ईयर में ये दो चैप्टर्स पे आपने ज्यादा फोकस सही करना सही है। सही। और सो अगर फर्स्ट ईयर की बात करें, ठीक ठीक फर्स्ट ठीक ईयर की ठीक। बात करें तो टिग्नोमेट्री आपकी काफी ज्यादा अहमियत की हामिल है। जो लास्ट 5 के 6 चैप्टर्स हैं इसके, 9 से लेकर 14 तक, तो ट्रिग्नोमेट्री आपने मतलब अपनी फिंगर टिप्स पे करनी है। ठीक तो इसके अलावा एक सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाला जो चैप्टर है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। बाकी है सब भी इम्पोर्टेंट। ठीक ठीक, गॉट इट। सो इन जनरली यू वुड से कि करना सारा ही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पोर्शंस हैं दैट दे कंसीडर इंपॉर्टेंट एंड मोर, मतलब ऑब्वियसली 80 क्वेश्चंस हैं, उसमें से अगर आपके 24 या 25 मैथमेटिक्स में चैप्टर है, वो तो 25 तो आएंगे आएंगे, लेकिन ऑब्वियसली दे हैव हाँ टू जी, शिफ्ट द बर्डन टू सम चैप्टर्स। मतलब हो सकता है एक चैप्टर में से 5 आए हों, एक में से 3 आए हों, एक में से एक आया हो, लेकिन हर एक में से होगा, लेकिन कुछ पोर्शंस की अहमियत है। और वो पोर्शंस भी हाँ आपने बता दिए कि जो है सेकंड पार्ट ज्यादा देखा है आपने, और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह फर्स्ट पार्ट जो है इनको काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। अच्छा हाँ जी, जी, बिल्कुल। चले मैथमेटिक्स का माशाल्लाह हमने काफी हद तक डिटेल डिस्कस कर लिया। आप बातें हैं जो है फिजिक्स पोर्शन की तरफ। फिजिक्स के बारे में बताइएगा किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे, 60 फिजिक्स क्वेश्चंस। का जो बेसिकली आता है, इसमें कंसेप्चुअल आता है ज्यादातर। ठीक है, फिजिक्स के जो 60 मार्क्स होते हैं, आपको कंसेप्चुअल स्टेटमेंट वाइज भी आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, मगर न्यूमेरिकल्स आपको इतने ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, लाइक कह लें अगर 60 एमसीक्यूज हैं तो हार्डली कह लें 15 तक आएंगे, हार्डली। ठीक है, मतलब वो भी कभी कभार हो जाएगा, मगर इतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे आपको। स्टेटमेंट्स वाइज क्वेश्चंस आएंगे, और लाइक इसमें आते हैं रिलेशंस वाले क्वेश्चंस। लाइक अगर आप स्पीड को डबल कर रहे हैं, किनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने में मिलेंगे पोर्शन में। इसके अलावा डायमेंशंस पूछी होती हैं इन्होंने, यूनिट्स वगैरह पूछ लेते हैं। तो इन शॉर्ट के स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं, और वो भी कंसेप्चुअल होते हैं। न्यूमेरिकल्स ठीक। आएंगे मगर ज्यादा नहीं आएंगे इसमें। ज्यादा नहीं आएंगे। अच्छा अच्छा, कुछ कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस इफ यू कुड रिमेम्बर। लाइक ये कि मोमेंटम का डायमेंशन क्या है, मोमेंटम की ठीक है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और लाइक
अगर आप टाइम पीरियड की लेंथ में 1.5% इंक्रीज करें तो इसके टाइम पीरियड में कितने परसेंट इंक्रीज होगा, इस तरह के काफी ज्यादा क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक ठीक स्टूडेंट्स ये नोट कर लें, और जो है माशाल्लाह आपको उन स्टूडेंट से मिलता है जिन्होंने ये 22 पोजीशन खुद माशाल्लाह गेन किया है। अच्छा मुझे बताइएगा कि जो है आपका एक तो आपने फिजिक्स के बारे में बता दिया, आप बातें हैं केमिस्ट्री के पोर्शन की तरफ, मुझे केमिस्ट्री के बारे में बताइएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे। इसकी केमिस्ट्री के लिए आप ना मतलब अगर आपने बुक रीड की हुई है ना तो आप इजीली 20+ इसमें गेन कर लोगे 30 में से। सिंपल आप बस बुक रीड कर ले लाइन टू लाइन, तो आप इजीली 20+ गेन कर सकते हैं इसमें 30 में से। ठीक है सही। सो रिगार्डिंग केमिस्ट्री यू वांट टू से कि मतलब स्टेटमेंट ही है, मतलब जो आपने डेफिनेशन वगैरह पढ़ी होंगी उसी तरह के हाँ क्वेश्चंस जी, आ जाएंगे एंड यू हैव टू इवैल्यूएट दैट। ठीक है डेफिनेशन वगैरह फार्मूलेस वगैरह इस तरह के आ जाएंगे, आयोपैक नेम वगैरह आ जाएंगे केमिकल्स के, इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक ठीक लेट्स मूव टुवर्ड्स द इंग्लिश पार्ट जो है। अब इंग्लिश पार्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे? इंग्लिश के पार्ट में अभी जितने मैंने टेस्ट दिए हैं उसका सबसे जो मुश्किल मुझे इंग्लिश का पोर्शन लगा है वो एनईटी का लगा है, क्योंकि इसमें जो एंटोनिम और सिनोनिम आए थे वो काफी ज्यादा हाई वोकैब के थे। ठीक है तो काफी ज्यादा हाई वोकैब के थे, बाकी जो टेस्ट दिए हैं उसमें इतनी ज्यादा हाई नहीं होती वोकैब, मगर इसमें काफी ज्यादा हाई वोकैब होती है। और सही बाकी कंप्रीहेंशन के आ सकते हैं आपको, एक दो एनालॉजी आती है इसमें। ठीक ठीक इसके अलावा बस यही होंगे आपको सेंटेंस करेक्शन वगैरह। जी जी। और सेम स्टेटमेंट्स हैव आई हैव बीन एबल टू हियर फ्रॉम मल्टीपल स्टूडेंट्स। इंग्लिश के बारे में नेस्ट के सारों ने यही कहा है कि इसी तरह का आता है कि एक दफा जो है ना वो बंदा मतलब यानी एफएससी स्टूडेंट्स वाले को एक दफा 14 तबक रोशन जरूर हो जाते हैं कि किस तरह के जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आए। हाँ जी बिल्कुल, अच्छा बंदा आप स्टन हो जाता है वहाँ कितने मुश्किल आ गए हैं एंटोनिम सिनोनिम। ठीक ठीक सही। अच्छा आप मुझे बता दीजिएगा आईक्यू पार्ट की तरफ, आईक्यू पे किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे और कितने थे उसके? आईक्यू में अगर देखा जाए तो इन्होंने बेसिकली जो होते हैं सीरीज के क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर, मतलब इन्होंने नीचे सीरीज वगैरह गिवन की होती हैं और पूछा होता है कि इनमें से मुख्तलिफ कौन सी है। लाइक अभी इन्होंने कोई भी रैंडम सीरीज बनाई होगी, लाइक ABCDEF, इसी तरह के 4-5 सीरीज बनाई होगी, अब उनमें से आपने देखना है कि मुख्तलिफ कौन सी है। तो 2-3 इस तरह के क्वेश्चन है, डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसके अलावा कंप्लीट द सीरीज आती है, एक बॉक्स बना होता है उसमें सीरीज वगैरह लिखी होती हैं तो उसको आपने कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा एनालॉजी के भी आते हैं कुछ क्वेश्चंस, लाइक पेन इज टू पेपर, तो नीचे ऑप्शंस में होते हैं कि इसके सूटेबल कौन सा रिलेशन बन रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह गॉट द आइडिया। अच्छा मुझे बताइएगा, ठीक है आपने इंग्लिश वगैरह तो इसके साथ हमारा नेक्स्ट का जो है वो टेस्ट तो ओवरऑल सारे पोर्शन डिस्कस हो गए। अब मुझे बताएं आपकी 822 पोजीशन आई थी, ये यूनिवर्सिटी वाले बताते हैं इसमें कितना परसेंट मेरिट वो एकेडमिक का गिनते हैं और कितने परसेंट जो है वो एफएससी और मैट्रिक का सॉरी टेस्टिंग की वेटेज दे रहे होते हैं? इसका जो बेसिकली होता है इसका एंट्री टेस्ट 75% होता है 100 में से, और जो बाकी 25% होता है वो मैट्रिक FSC होता है। इस दफा तो FSC का रिजल्ट नहीं आया बच्चों का, तो इसके लिए इन्होंने 25% मैट्रिक किया है इस बार। 75% एंट्री टेस्ट एंड 25% मैट्रिक। अगर FSC होती तो आपकी 15% FSC होती और 10% मैट्रिक होती। ठीक 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 यानी यानी अगेन अगेन वी कुड से कि तकरीबन हर 2.5 क्वेश्चन के ऊपर आपका जो है वो एक एब्सोल्यूट मार्क्स ऑन द जो है वो मेरिट जो है वो अबव हो रहा है। सो द टेस्ट इज रियली इंपॉर्टेंट इन दिस पार्ट। अच्छा मुझे बताइएगा जिस तरह नेट का टेस्ट है आप 2-3 दफा मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं, तो आया नेस्ट ने कोई इस तरह की जो है वो रखे ताकि स्टूडेंट जो है वो 1-2 दफा में एक्सपीरियंस कर ले? वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि दे शुड गो ऑल इन ऑल फॉर फर्स्ट टाइम, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट फिर भी जो है वो करना चाह रहा है, देखना चाह रहा है, और इसकी क्या वैलिडिटी होती है अगर मल्टीपल टाइम्स होते हैं तो? नस जो है बेसिकली ऑफर करता है 3 टाइम्स अपना ना साल में, 3 NATs होते हैं, मगर इस बार कोविड की वजह से 4 NATs हुए हैं, मतलब 4 टेस्ट हुए हैं इसके। इसका जो पहला टेस्ट होता है वो यूजुअली होता है दिसंबर में, फिर उसके बाद जो सेकंड होता है मार्च में, और जो थर्ड होता है वो बेसिकली FSC के बाद होता है। तो मतलब 3 आपके पास हैं, जिसमें आपका सबसे ज्यादा स्कोर होगा वो आपका मेरिट में शामिल करेंगे वो। मतलब कोई इसमें रुकावट नहीं है कि आप 1 दें 2 दें, लिमिट कोई नहीं, आप तीनों भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, मतलब जिसमें आपके ज्यादा होंगे वो आपका मेरिट में काउंट हो जाएंगे। ठीक, तो मोहित भट्टी साहब आपने एक ही दफा दिया था या मल्टीपल टाइम्स दिया था टेस्ट जो है? नहीं, मैंने दिया था 3 बार।
ठीक ठीक ठीक। और इसमें से अच्छा इस मार्क्स बताते हैं 200 में से आपने इतने गेन किए या नहीं, हाँ ये जी, नहीं? ठीक है नहीं इसमें मार्क्स बताते हैं नस्ट ठीक में। है। तो जब ये आपकी आपका तकरीबन अब कंप्यूटर बेस हो रहा है तो आपका नेक्स्ट जी 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 जी। कंप्यूटर बेस हो रहा है तो आपका नेक्स्ट डे आ जाता है तकरीबन 11-12 बजे तक रिजल्ट नेट पे ठीक उनकी ठीक। वेबसाइट पे। सही सही। वो वैसे भी वो तो वही बात है कि वो तो उसी टाइम भी बता सकते हैं, जस्ट यही है कि वो शायद जो है उसको वेरीफाई करना चाह रहे होंगे। अच्छा मुझे बताया कि जिसमें ये आपकी 822 पोजीशन आई है, ये मतलब जो ओवरऑल आप बता रहे हैं, इस दफा आपके कितने उस दफा टेस्ट में मार्क्स आए थे, जिसकी बेसिस पे आपने ऑब्वियसली यू डू अप्लाई फॉर द नेक्स्ट जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग? मेरे मेरे 137 मार्क्स थे एनईटी में। ठीक ठीक। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा जैसे कि हमने देख लिया कि जो है टेस्टिंग पोर्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेस्ट टेस्ट, ठीक है? तो जो है 137, तो हाईएस्ट कितने उस दफा आए थे जो नीट के टेस्ट में? हाईएस्ट तो बताते नहीं है, वैसे अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा अगर आ भी जाए ना तो 170 तक आते हैं मार्क्स 200 ठीक में से, ज्यादा से ठीक। ज्यादा आ भी जाए। सही सही सही, गॉट इट। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपने जो है आपका जो एडमिशन आपने बताया बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये कौन से जो है वो कैंपस में हुआ था? इसका मेरा हुआ था ईएमई कैंपस में। ठीक है, ईएमई जो हाँ जी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इनका कैंपस है। हाँ जी, जो मिलिट्री कैंपस है इनका। ठीक ठीक, गॉट इट। अच्छा चलें, दैट्स गुड टू नो। तो फिर आपने अल्टीमेटली चूंकि एरोस्पेस इंजीनियरिंग की तरफ जाना था तो सो यू नेग्लेक्टेड दैट पार्ट जो है नेस्ट का, ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा आप नेस्ट का भी जो है वो आपने डिस्कस कर लिया, आप प्यास के टेस्टिंग एक्सपीरियंस है, यू ऑलरेडी सेड कि आप उसके लिए भी शॉर्ट लिस्टेड हुए थे। मुझे प्यास के टेस्ट के बारे में ओवरऑल बताएं और किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो सबसे पहले तो उसी तरह सब्जेक्ट कंटेंट से स्टार्ट होते हैं कि प्यास में किस तरह के सब्जेक्ट कंटेंट से? क्लास में बेसिकली इस बार 3 सब्जेक्ट्स हैं। हर सब्जेक्ट 30-30 एमसीक्यूज थे हर सब्जेक्ट में। इसमें केमिस्ट्री था, फिजिक्स था और मैथ्स था फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट। और अगर कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो उसमें केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर का पोर्शन था। ठीक है, सही है। और अगर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट की बात करें तो उसमें बायो का पोर्शन था मैथ की जगह। ठीक है, और बायोलॉजी वाले किस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे थे जिसके लिए उनका हो रहा था? मेरे ख्याल से बायो वालों के लिए केमिकल इंजीनियरिंग की फील्ड होती है या बीएस फिजिक्स वगैरह ठीक, इस तरह सही की सही फील्ड्स। सही सही। अच्छा अच्छा, अब मुझे बताइएगा आपने जो है इस बारे में आगाही की कि जो है अगर कंप्यूटर साइंस से आए तो कंप्यूटर साइंस से, चूंकि आप एफएससी की तरफ से आए थे, तो मुझे स्टेप बाय स्टेप आपका केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये इंग्लिश मेरे हाल में इस बार निगलेक्टेड इन्होंने कर दिया था, इंग्लिश नहीं लिया। इस बार नहीं थे इंग्लिश की, हाँ ठीक जी। है, चलें मैथमेटिक्स के बता दीजिएगा कितने क्वेश्चंस आए थे ओवरऑल और कहाँ किस किस क्वेश्चन में से आए थे जो है? इसके बेसिकली अगर 30 एमसीक्यूज है इसके, तो इसमें से कह लें 30 एमसीक्यूज में से जो थे, जो 2-3 क्वेश्चन थे जो थे समझ ही नहीं आई ना, जो थे ठीक ठीक ठीक। मतलब काफी ज्यादा लेंथी स्टेटमेंट्स थी तो वो समझ ही नहीं आई। तो मैंने वैसे ही उसे निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि ठीक लगाना तो था, हर पे तुक्का ही लगाना था, जाहिर सी बात है, क्योंकि समझ तो आई नहीं थी उस क्वेश्चन की। तो उससे मैंने बाय द टाइम निगलेक्ट कर दिया। बाकी जो मतलब क्वेश्चंस थे 27-26 वो एज सच इतने डिफिकल्ट नहीं थे लगे, बाकी टेस्ट के मुकाबले में, ई कैट वगैरह के मुकाबले। ठीक है। ई कैट के मुकाबले में मुश्किल थे या आसान थे? आपने कहा कि ई कैट के मुकाबले में। ई कैट के मुकाबले में मुझे आसान लगे थे इसका मैथ का पोर्शन। सही सही। अच्छा अच्छा, मैथ का, और मैथ का पोर्शन वैसे एफएससी में आया हुआ था या किस तरह से जो है इन्होंने वैल्यूएट हाँ किया जी, मैथ? एफएससी में से ही आया हुआ था। ठीक है। लाइक सीरीज एंड सीक्वेंसेस वगैरह जैसे बाकी टेस्ट में होते हैं ना, ठीक है, एफएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उसी में से आया हुआ था। सही सही सही। अच्छा अब आते हैं फिजिक्स पोर्शन की तरफ, फिजिक्स में किस तरह के क्वेश्चन आए थे? फिजिक्स में भी कह लें कि आपको इसमें 2-3 क्वेश्चन जो थे कि अजीबोगरीब क्वेश्चन से, लाइक एक क्वेश्चन था कि उन्होंने पूछा हुआ था कि मून किस स्पीड से रिवॉल्व करता है। ठीक है मतलब इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है तो बाकी जो क्वेश्चन थे कह लें कि एज सच मुझे वो उसमें भी डिफिकल्टी महसूस नहीं हुई, उस फिजिक्स के पोर्शन में भी। ठीक वो है भी सही। एज सच इजी ही था। ठीक, सही सही। अच्छा, और फिजिक्स में अच्छा इस ये क्वेश्चन हो गए, और इसके अलावा कोई क्वेश्चंस अगर आप एलैबोरेट कर सकें या रिमेम्बर कर सकें? लाइक इसमें क्वेश्चंस जो थे प्यास वाले में, वो थर्ड जो मोशन एंड द फोर्सेस थे उसमें से भी क्वेश्चंस थे। ठीक है
और वेव्स वाले चैप्टर में से भी थे क्वेश्चंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से भी थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज वाले क्वेश्चंस, ट्रांसफार्मर से भी हो गया। तो इस तरह के मतलब क्वेश्चन थे चैप्टर से। ठीक, सही सही सही। अच्छा, फिजिक्स पोर्शन हो गया। आप केमिस्ट्री के बारे में बता दीजिएगा। इसकी जो केमिस्ट्री आई थी वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट थी सब टेस्ट के मुकाबले में, ठीक है। क्योंकि इनकी जो केमिस्ट्री थी वो काफी ज्यादा कंसेप्चुअल थी इस ठीक। बार। जो मेरे मतलब जो मेरी टाइमिंग थी उस टाइमिंग में जो सबसे मुश्किल पोर्शन था वो केमिस्ट्री का पोर्शन था हमारा। काफी ज्यादा कंसेप्चुअल थे इसमें केमिस्ट्री के, तो उसके लिए आपको ज्यादातर कंसेप्ट्स को सही करना पड़ेगा। अगर आप इतिहास में जाना है तो केमिस्ट्री के लिए आपको कंसेप्ट्स अच्छे बनाने पड़ेंगे केमिस्ट्री के। ठीक। और इफ यू कुड एलैबोरेट 2 to 3 एग्जांपल्स ऑफ जो है वो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की, कोई आपको याद हो? लाइक उसमें ये थे कि एक स्ट्रक्चर्स वगैरह बने हुए थे, उसमें ठीक। उन्होंने नाम पूछा हुआ था कि इसका नाम क्या है। ठीक। उसके अलावा एक एक दो और इस तरह के स्ट्रक्चर थे, इनमें से पूछा हुआ था इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। ठीक है। तो इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे उसमें काफी ठीक ज्यादा। ठीक ठीक, सही। अच्छा, आप आते हैं जिसमें आपने माशाल्लाह दाखला लिया खुद से एरोस्पेस इंजीनियरिंग के, और कंग्रेचुलेशन फॉर दैट टू, माशाल्लाह कि आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन हुआ। मुझे बताइएगा कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आपने किस थैंक यू बेसिस वेरी पे मच। अप्लाई किया था? उनके टेस्ट की बेसिस पे, मतलब उनका खुद का भी कोई टेस्ट होता है या वो कोई एक्सेप्ट करते हैं टेस्ट, उस बारे में कह दीजिएगा। नहीं, आईएसटी का जो बेसिकली होता है वो अपना टेस्ट नहीं होता, इसके मतलब आप डिफरेंट टेस्ट की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से नेट भी होता है। इस बार तो ई कैट भी था, एनईटी भी था। मतलब कुछ टेस्ट होते हैं, आप उनकी बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो सही मैंने है। किया था अप्लाई वो मैंने नेट की बेसिस पे किया था अप्लाई। ठीक है। तो टेस्ट की मतलब परसेंटेज ही कैलकुलेट करते हैं? ऐसे तो नहीं होता कि मतलब नीट के टेस्ट को ज्यादा वेटेज देते हो और नेट को कम देते हो, या कैट को कम देते हो? इस तरह का कोई होता है सीन, या सेम ही वेटेज होती है टेस्ट की? नहीं, सेम ही वेटेज होती है, मतलब आपके जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज बन रही है आप उसको वहाँ उसकी वहां पे बेसिस पे अप्लाई करें। ठीक, सही है। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि ये मेरिट बनाते किसकी बेसिस पे हैं? मतलब एफएससी की बेस पे, मतलब एफएससी प्लस मैट्रिक की बेस पे, या टेस्ट की कितनी परसेंटेज, यानी ओवरऑल परसेंटेज वेटेज क्या होती है? ओवरऑल इसकी परसेंटेज अगर देखी जाए तो 60% इसका एंट्री टेस्ट होता है, बाकी 40% में एफएससी और मैट्रिक आ जाती है। इस बार तो एफएससी का रिजल्ट नहीं था, तो जिसकी वजह से इन्होंने 40% फिर मैट्रिक के लिए। ठीक ठीक, गॉट इट। अच्छा, अब आते हैं नेट के टेस्ट की तरफ। नेट के टेस्ट को हमने एक दफा पहले भी जो है सेकंड का कॉन्सेप्ट्स के लिए, क्योंकि आपने सेम दिया है, तो इस बारे में भी जो है इधर भी थोड़ा सा रहनुमाई फरमा दीजिएगा। पहले तो कोर्स कंटेंट बता दीजिएगा स्टूडेंट्स को, फिर इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको इस वीडियो से मिल जाए, और जो वो वीडियो देखेंगे तो मुझे इसके कोर्स कंटेंट के बारे में बता दीजिएगा। इसके बेसिकली जो 20 एमसीक्यूज होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं, 20 बेसिक मैथ्स के, 20 एनालिटिकल रीजनिंग के, और जो 30 होते हैं आपके सब्जेक्ट से आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के। ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में से 10 जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस नोयर के कितने मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप उनकी ओवरऑल वैल्यूएशन करें? एज सच मुश्किल नहीं होते वो, अगर आपने मतलब सही तरह बुक सारी रीड की हुई है ना तो आपको मतलब उसमें कोई इशू नहीं होगा। आप 30 में से 30 भी गेन कर सकते हैं उसमें, अगर आपकी अच्छी बुक रीड है और आपके कंसेप्ट अच्छे हैं फिजिक्स के तो। ठीक ठीक। लेट्स मूव टुवर्ड्स द बेसिक मैथ में। बेसिक मैथ में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे? बेसिक मैथ में बेसिकली अगर देखा जाए, बेसिक मैथ्स में आ जाता है एलसीएम एचसीएफ आप किस तरह लेते हैं, एवरेज मीन और मीन एवरेज किस तरह ली जाती है, स्पीड टाइम ग्राफ के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, स्पीड के, डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा प्रोपोर्शनल्स क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक अगर एक बंदा एक घर 10 दिनों में बना रहा है तो 10 बंदे एक घर कितने दिनों में बनाएंगे, इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं बेसिक मैथ्स में। ठीक ठीक, गॉट द आइडिया। अच्छा, इसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश जो है, इसमें क्या क्या पूछ रहे होते हैं? इंग्लिश में आपको मतलब एज सच डिफिकल्टी नहीं होगी, बाकी जितने भी एंट्री टेस्ट देंगे इसका एज सच मुश्किल नहीं होगी इंग्लिश की। एंटोनिम सिनोनिम भी मतलब इतने हाई वोकैब के नहीं होंगे, वो भी 3 मार्क्स के होते हैं, मतलब 3 सिनोनिम होते हैं, 3 एंटोनिम होते हैं। बाकी कंप्रीहेंशन के कुछ क्वेश्चन होंगे और सेंटेंस कंप्लीशन के, और इसमें एनालॉजी भी आ जाती है, थोड़ी बहुत एनालॉजी। सर ठीक। और जो एनालिटिकल रीजनिंग है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे होते हैं? एनालिटिकल रीजनिंग में बेसिकली 4 को होते हैं क्वेश्चंस।
लाइक आपको 4 बिग स्टेटमेंट्स गिवन होंगी। अब उस स्टेटमेंट्स में आपको उन्होंने कंडीशंस गिवन की होती हैं, तो आप उस कंडीशंस को लिख लें किसी रफ पेज पे। फिर जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपने मतलब उस कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक, सही सही। अच्छा, आपने नेट का भी बता दिया, इसके अलावा मुझे बताएं, आपने नेट की बेसिस पे अप्लाई किया तो आपका कितने परसेंट मेरिट बना था, और आया आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया था, या इस बारे में कह दीजिएगा। मेरा जो मेरिट इसके लिए बन रहा था 85.8 बन रहा था, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स रियली गुड टू नो। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि जो है स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, जो इन तीनों यूनिवर्सिटी में, अब माशाल्लाह यू हैव टेस्टेड ऑल थ्री फ्लेवर्स ऑफ नस्ट, प्यास, और जो है, आप क्या स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं जो जाना चाह रहे हैं इन देयर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज? अगर कोई प्यास जाना चाह रहा है, कोई नस्ट जाना चाह रहा है, कोई जो है IST में जाना चाह रहा है, तो क्या एडवाइस है आपके लिए, खासतौर पे एंट्री टेस्ट के लिहाज से, बिकॉज यू हैव डन ऑल थ्री एंट्री टेस्ट? बेसिक एडवाइस तो यही है कि आप माइंड सेटअप अपना बनाएं, अपने आप को मतलब टारगेट दें। जो मेरा था, मैं अपने आप को टारगेट असाइन करता था दिन में कि आज मैंने मतलब इतना कांटेक्ट जरूर करना है, इससे कम नहीं करना। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो वो वेल एंड गुड है। तो मतलब आप सबसे पहले FSC के कंसेप्ट बनाएं अपने अच्छे, और FSC की कंसेप्ट बनाने के बाद आप उसको जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करें प्रैक्टिस, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन एंट्री टेस्ट में। ई कैट वगैरह में तो आपको पता चलेगा कि ई कैट में टाइम लिमिट भी कम होती है, तो उसमें उसके लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो जितनी आपके मतलब प्रैक्टिस होगी, आपके मतलब कहने के मेंटली प्रेशर नहीं आएगा उस चीज़ का, टाइम का। माशाल्लाह माशाल्लाह, रियली थैंक्स फॉर सच अ ग्रेट एनालिसिस एंड वैल्यूएबल सजेशंस मोइज भट्टी साहब। तो दोस्तों, मोस्ट प्रॉब्ली आपकी सारी पर्टिनेंट क्वेरीज रिगार्डिंग जो है कि एडमिशन में टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, किस तरह आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मोइज भट्टी साहब तक रेफर हो उसके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद हामिद साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।